को गांधी जी भारत आए उसके बाद से लेकर आज़ादी तक की बातें पढ़नी है। गांधी जी लगभग कब आए थे? 1919 के आसपास से 8 में आए थे सिकाई। आते ही इन्होंने 3 काम किया था। केक खाया था, आते केक खाया, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, 3 जगह उन्होंने सत्याग्रह किया, तीनों ही सक्सेसफुल था। गांधी जी पढ़ेंगे हम लोग। गांधी जी भारत में आते हैं और आने के बाद 3 मूवमेंट करते हैं, ठीक है। केक खाए थे, केक। गांधी जी भारत में आए 1915 में, 1915 में आए। और हाँ, जब भारत में आए तो इन्होंने 3 इवेंट किए, मतलब 3 सक्सेसफुल मूवमेंट लॉन्च किया। एक चंपारण में, अहमदाबाद में और खेड़ा में। अभी मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, जिस्ट दे रहा हूँ। चंपारण बिहार में है, तो यहाँ पे उन्होंने प्लांटेशन वर्कर के लिए किया। अहमदाबाद गुजरात में है, मिल वर्कर के लिए किया। और खेड़ा भी गुजरात में ही है। ये 2 काम तो उन्होंने गुजरात में किया, ये दोनों सक्सेसफुल। अरे बैठने दो, नहीं है, बैठो, है, प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस तो करना। पढ़ के आया हो ना, तो ठीक, वो वर्कशीट दिए 26 क्वेश्चन वाले करो, लिखो। फ़ोन में वो भी है, आंसर भी है, और नया वाईफाई भी है, नया पासवर्ड भी है, करो, ठीक है। हमें ये पढ़ना है कि गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया मूवमेंट के समय क्या क्या हुआ। रॉवेल एक्ट आया, ठीक है, जलियांवाला मैसेकर हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ, सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट लॉन्च हुआ, सॉल्ट मार्च हुआ। यही सारा कुछ हमें पढ़ना है इसमें। कांग्रेस के कुछ अधिवेशन पढ़ने हैं। रॉवेल एक्ट क्या होता है ये भी बताते हैं। एक ऐसा कानून पास किया गया 1919 में, जिसमें अंग्रेजों ने कहा कि अगर हमको लगता है कि तुम सरकार के लिए, देश के लिए खतरनाक हो, या कोई, उनको बिना वारंट के गिरफ्तार करेंगे और 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे बिना सुनवाई के। आपको कोई केस वेस लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। गांधी ने इसका विरोध किया और हड़ताल किया, और इसी विरोध करने की वजह से जलियांवाला मैसेकर हुआ, वो पढ़ना है हमें। उसके बाद एनसीएम पढ़ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी का मानना था कि भारत में अंग्रेज इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि हम इनके लिए काम कर रहे हैं। भाई ये तो एक कुछ आए ना, मान लो 10,000 आ गए, इनको चाहिए था पुलिस, इंस्पेक्टर, टीचर, लॉयर, वो थे कौन? इंडियंस। तो अगर इंडियंस काम करना बंद कर दें, इनके फैक्ट्री में काम करना बंद कर दें, इनके रेलवे में काम करना बंद, ये कमज़ोर हो जाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। इसीलिए गांधी जी ने एनसीएम लॉन्च किया। अब एनसीएम लॉन्च किया तो क्या क्या हुआ, चौरी चौरा एक इंसिडेंट होता है, वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अलग अलग जगह पे एनसीएम को अलग अलग तरह से अगर हम पढ़ेंगे कि टाउन में क्या हुआ, शहरों में एनसीएम को कैसे लिया गया, गाँव में एनसीएम को कैसे लिया गया, जंगलों यानी आदिवासियों ने एनसीएम को कैसे लिया, उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे 2-3 कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। गांव में बाबा रामचंद्र के बारे में पढ़ेंगे। आदिवासियों में अलूरी सीतारामन रज्जू के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने क्या क्या इवेंट किया, इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पढ़ते पढ़ते जब आगे बढ़ेंगे तो एक और कहानी आएगी। सिविल, जब एनसीएम करने के बाद सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट होता है, काइंड ऑफ वैसा ही मूवमेंट है, बस गांधी जी गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वहाँ से खाली हाथ आए थे। एक मूवमेंट हुआ था साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन क्या हुआ था कि साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। भारत में आया था भारत की संविधान बनाने, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, लेकिन उसमें एक भी इंडियन नहीं थे। उस समय भगत सिंह का कहानी याद होगा। भगत सिंह और जो इसका लोगों ने विरोध किया कि साइमन कमीशन में तो एक भी इंडियन नहीं है, तो तुम इंडिया के लिए कैसे कानून बना सकते हो? भाई तुम जिसके लिए सरकार बनाना जा रहे हो कानून, वहाँ के लोग भी तो होने चाहिए। तो साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा, और इसी में लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी क्योंकि लाठीचार्ज हुआ था। और भगत सिंह का बहुत बड़ा रोल है साइमन कमीशन के उसमें। फिर गांधी जी ने इरविन को, एक इरविन उस समय हमारे भारत के वो थे, गवर्नर जनरल ऑफ या वाइसरॉय थे इरविन को एक पत्र लिखा, उसमें बहुत सारे डिमांड लिखे, 11 डिमांड थे। उसमें से एक डिमांड था नमक, सॉल्ट। सरकार नमक बनाती थी और उस पर टैक्स वसूलती थी बहुत ज़्यादा, जबकि नमक सबको खाने को मिलना चाहिए, नमक फ्री होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना, कुछ और क्यों नहीं चुना, ये सवाल, क्योंकि गांधी जी का मानना था नमक सब खाते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, गरीब चाहे अमीर, तो नमक से यूनिटी बनेगी। इसीलिए गांधी जी ने सॉल्ट मार्च शुरू किया। दांडी मार्च की वो पूरी कहानी हम पढ़ेंगे। साबरमती आश्रम से शुरू किया, दांडी में जाके नमक बनाया, एक्सेट्रा किया। सॉल्ट मार्च में क्या क्या हुआ वो सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर आगे बढ़ेगा और फिर हम जाएंगे लास्ट में, फोर्थ में कुछ नहीं है, कलेक्टिव बिलोंगिंग। जैसे नेशनलिज्म में पढ़ा था ना कि नेशनलिज्म के लिए क्या क्या किया था, तो कलेक्टिव बिलोंगिंग, भारत से आपको प्यार हो जाए उसके लिए तिरंगा, झंडा, गाना, ये सारे सिंबल वगैरह रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया, वो सारा चीज़ पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ये पूरा जिस्ट था। तो टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। पहला है नेशनलिज्म इन इंडिया, पढ़ते हैं।
So have you been you has been seen the modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation state. हमने अभी तक यूरोप की कहानी पढ़ी। यूरोप की कहानी में क्या मकसद था? यूरोप की कहानी में मकसद था देश बनाना था, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट था। और हमारे नेशनलिज्म क्या था? हमारे नेशनलिज्म था कॉलोनिज्म को खत्म करना। दो तरह के पैरामीटर था। वहाँ नेशनलिज्म था वो किसी से आज़ाद नहीं होना चाहते थे, वो बस किंगशिप खत्म करना चाहते थे और अलग अलग डायनेस्टी को खत्म करके एक देश बनाना चाहते थे। हम यहाँ से अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो मेंट अ चेंज इन अ पीपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ who they were and what defined their identity and sense of belonging. The new symbol, icon, new songs and ideas forged new links and redefined the boundaries of community. In most countries, the making of new national identity was a long process. How did this consciousness emerge in India? कह रहे हैं कि किसी भी देश में नेशनलिज्म लाना या देश के लोगों को ये समझाना कि भारत के हो, तुम्हें भारत के लिए लड़ना चाहिए, सिटीजनशिप, तुम भारत के सिटीजन, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। और ये जो कंसाइजनेस है, मतलब दिमाग में लाना, सोचना, ये भारत में कैसे हुआ वो हम पढ़ने जा रहे हैं। इन इंडिया हैज़ इन वियतनाम एंड मेनी अदर कंट्री द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। कहते हैं भारत जैसे और बाकी जो छोटे मोटे देश थे, वियतनाम, वहाँ पे नेशनलिज्म का एक ही मकसद था, एंटी कॉलोनिज्म, मतलब हमें मुक्ति चाहिए, गुलामी से मुक्ति चाहिए, एंटी कॉलोनिज्म खत्म करो, अंग्रेजों को भगाओ। पीपल बिगेन टू डिस्कवर देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनिज्म। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर द कॉलोनिज्म प्रोवाइड अ शेयर बॉन्ड दैट tied many different groups together, but each class group felt the effect of colonialism differently. Their experience were varied and their notion of freedom were also not always the same. The Congress under the Mahatma Gandhi tried to forge this group together within one movement, but the unity did not emerge without conflict. देखिए इस पूरे पैराग्राफ का मतलब समझाते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि भारत में जो कॉलोनिज्म था, यानी जो गुलामी थी, उसके नोशन अलग अलग थे। कुछ लोग के लिए अंग्रेज अच्छे थे, कुछ लोग मानते थे कि अंग्रेजों ने आया हमारे लिए फैक्ट्री लगा दी, हम आपको पैसा दे रहे हैं तो हम खुश हैं अंग्रेजों के साथ। कुछ लोग अगेंस्ट थे, कुछ लोग का फ्रीडम का मूवमेंट अलग था, वो अलग तरह का आज़ादी चाहते थे। कहते अंग्रेज रहे, स्टार्टिंग में हम लोग आज़ाद होना नहीं चाहते थे, हम ये चाहते थे अंग्रेज रहे, बस हमारी ये डिमांड मान ले, टैक्स फ्री कर दें, ये कर दें, क्योंकि मानना यह था कि मुगलों से अच्छे तो अंग्रेज थे, कुछ लोग ऐसा मानते। लेकिन इन सारी अलग अलग लोगों की नोटेशन, अलग अलग सोच के लोगों को एक साथ करना बहुत कठिन था, जो कि किसने किया? गांधी ने किया। ठीक है। इन द अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव बीन रीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया अप टू द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century. In India, the chapter will pick up story from 1920 to non-cooperation movement. इस चैप्टर में हम लोग 1920 से स्टार्ट होकर 1947 तक की कहानी पढ़ेंगे आज़ादी का, जिसमें हम लोग कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ेंगे, गांधी द्वारा चलाए गए मूवमेंट पढ़ेंगे। वी विल एक्सप्लोर हाउ कांग्रेस सॉट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट एंड हाउ द डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट एंड हाउ द नेशनलिस्ट कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कांग्रेस ने कौन कौन से मेजर स्टेप्स लिए, कैसे अलग अलग सोशल ग्रुप जुड़े और किस तरह से नेशनलिज्म का सेंटिमेंट जो है सभी के अंदर पनपा। टॉपिक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। समझाते हैं क्या हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब होता है? 1919 में खत्म होता है, एक्चुअली शुरू होता है 1914 में चालू होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में चालू होता है और 1919 तक चलता है, 5 साल तक चलता है। हाँ डिक्लेयर हो गया, बट 19 लिखा गया बहुत सी जगहों पे। 18 में खत्म हुआ होगा, संधि वंधि ट्रीटी विटी लेकर 19 तक रहता है। इन 5 सालों में भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी, मतलब इंडियन सोल्जर आर डाइड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसके बिहाफ पे ब्रिटिश इंडिया थी उस समय, और ब्रिटिशर यूज कर रहे थे। दूसरा इसी समय क्या हुआ कि जब ये सब हो रहा था तो भारत में बहुत सारी बेरोजगारी, भूखमरी ये सब भी हो रही थी और लोग भी मर रहे थे। तो एक तो ये समस्या थी। दूसरा सबसे बड़ा दिया है खिलाफत। देखो क्या हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, हुआ क्या कि कौन था वो खिलाफा, ऑटोमन एम्पायर का जो मसीहा था खिलाफा, वो हार गया और हारने के बाद उसके ऊपर सैंक्शन लगाया गया कि इनको जेल में डाल दो। तो पूरी दुनिया के जितने मुस्लिम थे, अले आ जाओ आओ, तुम्हारे स्कूल का टॉपर मैं पढ़ाया,
फोटो नहीं लगा एस एन माइकल में? नहीं, नाम तो बताओ। चैतन्य। अच्छा वो 10th का 11th में गया। मेरा स्टूडेंट है, देख लो। से हाय, से हाय। मिस कर रहा था, तुम लोग को मिलने आ गया। ये तो दिखा हुआ है और गेंडी। बहुत मारेगा तुमको, बहुत मारेगा तुमको। ये बहुत इसलिए हरा दिया गया इसको। हाँ जी, तो क्या हुआ कि ऑटोमन अम्पायर हराने के बाद एक चीज हुई, बहुत बड़ी जो चीज हुई, ये जो इस्लाम के जो मसीहा थे खिलाफा, इनको जेल डाल दिया गया, उसमें इनकी फांसी सजा हो गई। तो पूरी दुनिया के जितने मुस्लिम थे उन्होंने अगेंस्ट किया कि ठीक है हार गए मानते हैं, बट हमारे वो मसीहा है, गुरु हैं, एक काम करो कि इनको जेल में तो ना डालो, गद्दी रख लो अपने पास, सत्ता रख लो, बट इनको एज ए रिस्पेक्टफुल सिटीजन रहने दो। भारत में 2 लोग थे, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। अली ब्रदर्स थे, दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग द सेम कॉज। गांधी जी को लगा कि ये सबसे सही मौका है, इन शौकत अली और मोहम्मद अली को सपोर्ट कर दो, इससे मुस्लिम हिंदू क्या हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, और इस सेंटिमेंट के थ्रू हम एक मास मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। तो खिलाफत वर्ल्ड वॉर ये कॉज बना एनसीएम को लॉन्च होने का। नॉन कॉपरेशन लॉन्च इसीलिए हो पाया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक कॉज बना, जिससे भारत का बहुत सारा पैसा ड्रेन हुआ, वेल्थ ड्रेन हुआ, लोग मरे, फूड ड्रेन हुआ, मतलब रिसोर्सेज का नुकसान हुआ, और दूसरा सबसे बड़ा काम हुआ खिलाफत। ठीक है, ये यहाँ तक समझ आया? गांधी जी ने जो तरीका अपनाया था अपना मूवमेंट करने का, वो अपनाया था सत्याग्रह। क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह? इसको 2 हिंदी वर्ड्स मिलेगा, सत्य प्लस आग्रह, यानी सच्चाई की डिमांड। अगर आपने सच्चाई किसी को बता दिया जाए तो वो गांधी जी का ऐसा मानना था कि सच्चाई अगर हम बता दें किसी लोगों को, यानी अंग्रेज के जो बड़े अधिकारी, इनको हम ये बात जाकर बता दें कि आपके जो छोटे अधिकारी हैं वो हमारे साथ बहुत ही बुरा बिहेव कर रहे हैं, हमें दबा रहे हैं, ऑप्रेस कर रहे हैं, तो हो सकता है वो लोग जो है उनको नहीं पता होगी ये बात, हमारे लिए अच्छा काम कर सकते हैं। यानी कि ऐसी आंदोलन जिसमें वायलेंस ना हो, केवल सत्य ही दिखाया जाए, ऐसी आंदोलन को क्या बोला गया? सत्याग्रह बोला गया। ठीक है, पढ़ते हैं इसको, उसके बाद रॉबर्ट वाक वगैरह सारा पढ़ते हैं। देखिए लिखा है, इन द ईयर आफ्टर 1919 वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू द न्यू एरा, incorporating new social group and developing a new mode of struggle. How do we understand this development? What implication did they have? First of all, the war create new economical and political situation. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कह रहा है कि जो लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई से एक नई तरह की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन हुई। इकोनॉमिक क्या हुआ? पैसा, पैसा बर्बाद हुआ। भारत का खजाना कहाँ लगा? लड़ाई में। किसके लिए लगा? ब्रिटिश सरकार में लगा। पैसा तुम्हारा, खर्च कोई और कर दिया, लोगों को गुस्सा आएगा। पॉलिटिकल सिचुएशन में क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर जीत तो गए, फर्स्ट वर्ल्ड ब्रिटिश जीत गए, लेकिन भारत में वो कमजोर होने लगे। क्यों? क्योंकि लोग स्ट्रांग होने लगे थे, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो कांग्रेस थी भारत की, वो बहुत धीरे धीरे पावरफुल हुई थी। कांग्रेस बनी थी 1885 में, और 1990 आते कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी थी। ठीक है, इट लीड टू द ह्यूज इंक्रीज इन, यहां से क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द इंडियन नेशनलिज्म मूवमेंट? ये क्वेश्चन है बोर्ड का, कि क्या इम्पैक्ट्स हैं, मैं भी लिखूंगा सारे बोर्ड क्वेश्चन। सो लिखा, इट लीड टू द ह्यूज इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस्ड बाय द वॉर लोन एंड इंक्रीज द टैक्सेस, कस्टम ड्यूटी एंड वॉर रेज एंड इनकम टैक्सेस इंट्रोड्यूस। कह रहे कि देखो सब पैसा खर्च हो रहा था, और पैसा खर्च होने के लिए वो पैसे को वापस कमाना है, तो लोग, सरकार क्या करती है? टैक्स बढ़ाती है। जब सरकार का पैसा खत्म होता है ना, तो सरकार क्या करती है? आम जनता का टैक्स बढ़ा देती है, ताकि उसको पैसा, उनकी तिजोरी भरने लगे। तो लड़ाई होने की वजह से, वॉर होने की वजह से भारत का जो तिजोरी है वो खाली हो रही थी। कैसे? मतलब पैसा ड्रेन हो रहा था, और इसको वापस रिगेन करने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, और इस बार जो है इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब अब आपको अपनी कमाई का भी हिस्सा देना पड़ेगा, जो पैसा कमा रही हो। थ्रू द वॉर ईयर प्राइस इंक्रीज डबल, और जब लड़ाई हो रही थी उसी समय जो मान लो ब्रेड एंड बटर है, मान लो पहले बटर 2 रुपये का मिल रहा था, अब 4 रुपये का मिलने लगा, तो फूड के आइटम भी महंगे हो गए, और इसकी वजह से क्या हुआ? एक्सट्रीम हार्डशिप सिचुएशन क्रिएट हो गया। एंड विलेज वेर कॉल्ड अप सप्लाई सोल्जर। अच्छा, एक ये हो गया कि मान लो मुझे आर्मी में नहीं जानी है, बट फोर्सफुली रिक्रूटमेंट हो रहा था। अब पहले माना जाता था, बहुत सारी अफवाह भी आ गई थी कि जो कारतूस में गाय और
पिग का, एक मंगल पांडे वाला इशू था। दूसरा ये मानना था कि काटना पड़ता था मुंह से, तो बोलते इससे बना। दूसरा ये था कि मानते थे कि अगर हम 7 समुंदर पार करके लड़ने जा रहे हैं तो हमारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा ऑर्थोडॉक्स था उस समय। तो लोग आर्मी में जाना नहीं चाहते थे। तो एक तो फोर्सफुली, ये सारे इम्प्लीकेशंस हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा राइट द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उसमें सारे सब लिखना पड़ेगा हमें। दूसरा क्या हुआ, 1918 से लेके 21 में भारत में क्रॉप फेलियर होता है, और क्रॉप फेलियर होने की वजह से भारत में बहुत बड़ा एपिडेमिक आता है, यानी फेमाइन आता है। फेमाइन मतलब ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड डेथ होना। लगभग 13 मिलियन लोग मर जाते हैं खाने के बिना। तो एक तो देश में खाना नहीं है, ऊपर से तुम लड़ाई लड़ रहे हो, सारा खाना गांव से ले जाके आर्मी को दे रहे हो, आर्मी वालों को दे रहे हो और बाकी देश के आर्मी को दे रहे हो, तो आम जनता के अंदर क्या होगा, गुस्सा तो आएगा ना। ये सब कुछ क्या हो रहा था, ये आग सुलग रही थी किसके लिए, क्रांति के लिए, नेशनलिज्म के लिए। पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर वॉज ओवर बट डिड नॉट हैपन। एट दिस स्टेज द न्यू लीडर अपेयर एंड सजेस्ट अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। जब ये सब कुछ हो रहा था, लोगों ने सोचा कि अब कोई चारा है नहीं। उसी समय जो भारत के नए नए क्रांतिकारी नेता जो उभर रहे थे, उन्होंने समझाया कि हमें अब कुछ अलग कदम उठाना पड़ेगा, अलग तरीके से हमें अपनी क्रांति करनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे ही आपका पैसा जाता रहेगा लड़ाइयों में, आप झोंकते रहोगे। क्या आता है, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी रिटर्न, ये भी एमसीक्यू क्लियर करना कि महात्मा गांधी भारत में आए कब थे, 1915 में आए थे। एंड यू नो दैट ही कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में इन्होंने वो सब ब्लैक एंड व्हाइट वाला क्रांति कर दिया था, तो बहुत बड़े नेता बन चुके थे भारत में। और जब भारत में आए तो उनको कांग्रेस में बहुत बड़ा पद दिया गया। स्टार्टिंग के कांग्रेस के लीडर ने बोला कि आप थोड़ा भारत घूमिए, वो पूरा भारत घूमते हैं और जो समस्या है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। स्टार्टिंग में भारत घूमते हैं, 3 समस्या प्रायोरिटी में करते हैं अपने। और सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ही किया था, वहीं मतलब सत्याग्रह मोड ऑफ। तब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज सत्याग्रह एंड व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह, या एक्सप्लेन द टर्म सत्याग्रह। एक्सप्लेन द टर्म सत्याग्रह। ये मैं वैसे PDF दे दे रहा हूँ आज आप लोग को, ताकि आप वहाँ से भी अपना कर सकते हैं। तो यहाँ से आंसर बनेगा, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। पहला पॉइंट कह रहा है सत्याग्रह इस बात पे निर्भर करता है, इस पे एम्फेसाइज करता है सच्चाई और सच्चाई की खोज पे, कि आप सच बताओ, उसी सच को समझाने की कोशिश करो। सेकंड पॉइंट है, इट सजेस्ट दैट इफ कॉज वॉज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। कह रहे हैं कि अगर आप बता पा रहे हो कि जो भी कारण है, जिस कारण से युद्ध हुआ वो सही है, आप तो आपको हथियार उठाने की जरूरत नहीं है जिसकी वजह से हुआ है। ऑपरेशन मतलब जो आपको दबा रहा है, जो आपको परेशान करता है। और हमारे यहाँ ऑपरेशन कौन थे, ब्रिटिश इंडिया। तो बोले अगर हम ब्रिटिश इंडिया के बड़े अधिकारियों को ये बात बता दें कि आप सही नहीं कर रहे हो, अमानवीय एक्टिविटी, इनजस्टिस है, तो हो सकता है वो लोग सुधर जाए। ऐसा गांधी जी का मानना था स्टार्टिंग में। विदाउट सीकिंग vengeance or being an aggressive, सत्याग्रही could win the battle through the non-violence and this could be done by appealing to the consciousness of oppressor। कंसाइज मतलब कि अगर आप आम चेतना को उसको समझा दो, भाई तुम गलत कर रहे हो, अभी भी सुधर जाओ, तो हो सकता है वो सुधर जाए। इस तरह को हम कहते हैं कि हम उसकी लोगों को समझा सकते हैं। पीपल इंक्लूडिंग ऑपरेसर हैड टू बी परसुएटेड टू सी द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वॉज बॉन्डेड टू अल्टीमेटली ट्रम्फ, मतलब जीत जाएंगे। एंड महात्मा गांधी बिलीव दैट धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल द इंडियन। अब जहाँ तक पढ़े यहाँ तक पहले क्वेश्चन हम लिखवा देते हैं, यहाँ तक का क्वेश्चन हम PY बोर्ड में करा देते हैं। मैं सनमाइका का टॉपर दिया इसलिए इसको बताया उस लड़के को पढ़ाया हूँ पूरा 1 साल। मैं तुम मिलाऊंगा तो उसको बुलाता हूँ मैं। मैंने अर्चित भी यहाँ पढ़ा। अर्चित जो है वो उसका टॉपर था, 3rd टॉपर था, 1st टॉपर नहीं था, सलमान का। चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके हमें चाहिए बोर्ड के क्वेश्चन। लिख लेना। क्वेश्चन है कि वही है, यहीं पे एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ, एग्जैक्ट बोर्ड क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, 2014 का है, PYBQ। क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह
अकॉर्डिंग टू गांधी जी। आंसर मैं ग्रुप पे डाल रहा हूँ, ठीक है, इसमें से मार्क नहीं करवा रहे हैं, हम डाल देते हैं। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, ये भी हम ग्रुप पे डाल देंगे। हाउ हैड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड a new economic situation in India? क्वेश्चन है, हाउ हैड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया? क्या क्या हुआ बताओ? सामान के दाम बढ़ गए, फेमाइन आ गया, टैक्सेस बढ़ गए, है ना? ये सारी पॉइंट्स लिखने हैं, मैं भी दे दूंगा इसमें आराम से, पहले भी क्वेश्चंस लिख लो। अब जैसे क्वेश्चन ये भी लिख सकते हो, इसी में सेम क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया। ये जनरल क्वेश्चन हो गया, ये इकोनॉमिक क्वेश्चन था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन लिख लो, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। क्या क्या हुआ भाई? जबरदस्ती का भर्ती कर रहे हो तुम, ठीक है, विलेज फोर्स रिक्रूट कर रहे हो, कस्टम ड्यूटी बढ़ गया, इनकम टैक्स बढ़ गया, प्राइस डबल हो गया, फेमाइन आ गया, है ना, क्रॉप फेल्योर हो गया, ये सारे पॉइंट्स बन जाएंगे। आंसर मैं दूसरा भेज देता हूँ। फिलहाल एक तो खलीफा वाला भी बनना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ ही जो बनेगा, अब आगे पढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चन आगे के लिए, ठीक है। आगे आते हैं, कहाँ तक पढ़ रही? हाँ, आफ्टर अराइविंग इन इंडिया महात्मा गांधी। अच्छा, इस वाले पैराग्राफ से बहुत आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भारत में आते हैं गांधी जी तो उन्होंने पहला कौन से 3 मूवमेंट किए? ये जो आखिरी पैराग्राफ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेस। इन 1916 में ही ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार। ये मैंने ऐसे ही मेमोनिक बनाया याद करने के लिए, CAK केक, C फॉर चंपारण। चंपारण में 1916 में आते हैं और यहाँ पे वो स्ट्रगल करते हैं प्लांटेशन वर्कर। व्हाट इज प्लांटेशन वर्कर? इंडिगो की खेती हो रही थी और जबरदस्ती खेती हो रही थी, लोग करना नहीं चाहते थे। इंडिगो मतलब नील, तो गांधी जी ने सपोर्ट किया और अंग्रेज मान भी गए, ठीक है हटाओ अब खेती मत करना। दूसरा क्या किया उन्होंने? 1917 में उन्होंने सत्याग्रह किया खेड़ा में। खेड़ा कहाँ पे? गुजरात में। खेड़ा में समस्या ये थी कि जो भी जमींदार थे और जो अंग्रेज थे वो टैक्स डबल चाह रहे थे, लेकिन फसल बर्बाद हो गई थी। जब क्रॉप फेलियर हो जाएगा तो पैसा कहाँ से दोगे? गांधी जी ने यहाँ पे सत्याग्रह और सक्सेसफुली हो गए। अफेक्ट ऑफ क्रॉप फेलियर एंड प्लेग। प्लेग ऐसी बीमारी थी जो चूहे से होती थी। एंड peasant to खेड़ा could be not pay the revenue and were demanding the revenue collected relaxation. 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद जाते हैं और अहमदाबाद में जो कॉटन मिल वर्कर होते हैं उनके लिए आंदोलन करते हैं, तनख्वाह के लिए, सैलरी के लिए, और फिक्स वेजेस और फिक्स वर्किंग आवर के लिए, और वहाँ भी जीत जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि राइट द 3 इंपॉर्टेंट मूवमेंट लॉन्च बाय गांधी जी व्हेन ही अराइव टू इंडिया। राइट द 3 सक्सेसफुल मूवमेंट लॉन्च बाय गांधी जी व्हेन ही अराइव टू इंडिया। ये तीनों लिखना पड़ेगा। राइट द 3 सक्सेसफुल मूवमेंट लॉन्च बाय गांधी जी व्हेन ही अराइव टू इंडिया। ये तीनों लिखोगे, ठीक है। अब आते हैं अगली कहानी पे, रॉवेल्ट एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा सीधे सीधे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ रॉवेल एक्ट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ रॉवेल एक्ट। यहीं पे क्वेश्चन था, अभी देखा था मैंने, हाँ 2012 में आया है ये क्वेश्चन कि राइट अबाउट द रॉवेल्ट एक्ट 1990। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे जलियांवाला मैसेकर है और इसको काला कानून कहा गया था, ब्लैक एक्ट कहा गया। जैसे काला कानून अभी आया था ना इंडिया में, किसानों ने किया था आंदोलन, नहीं किया था काला कानून, इसको भी ब्लैक एक्ट कहा गया था। तो क्या हुआ था, 1919 में अंग्रेजों ने बहुत ही रश में, बिना
जनता से पूछिए, बिना उस समय की जो पार्लियामेंट होती है उनसे पूछिए कि उस समय के पार्लियामेंट में अगर अब 1990 के 1919 में चुनाव होता तो उसमें कुछ इंडियंस पार्टिसिपेट करते थे, तो इंडियन कांग्रेस से बिना पूछे इन्होंने एक कानून पास कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों को यह बात पता था कि भारत में अब लोग मानने वाले नहीं हैं, आंदोलन करेंगे और हमको भगा देंगे यहाँ से। तो चलो एक कानून पास करते हैं कि जहाँ पे भी 3 लोग घूमेंगे या 4 लोग घूम रहे ग्रुप में, उनको जेल में डाल देंगे। या हमें लगता है कि ये हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, जैसे अभी जंतर मंत्र पे जाके बैठ जाते हो धरना देने के लिए, अगर ये केजरीवाल टाइप का इंसान है गिरफ्तार करो, जेल पे डालो। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया था और इसको विरोध करते हुए 6 अप्रैल 1990 को गांधी जी ने हड़ताल किया। और इस हड़ताल मतलब सब कुछ बंद, हाँ प्रोटेस्ट सब बंद, दुकान दौरी गाड़ी बंगला सब बंद हो गया, काम पे नहीं जाना है, हड़ताल। पढ़ते हैं, Emboldened with his success, गांधी जी in 1990 decide a nationwide सत्याग्रह। क्यों सत्याग्रह? अगेंस्ट द प्रपोज रॉवेल एक्ट। गांधी ने कहा कि अब छोटा मूवमेंट नहीं करना है, केक नहीं खाना है, अब बड़ा मूवमेंट करना है। क्या बड़ा मूवमेंट करना है? दिस एक्ट बीन हरिडली पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। व्हाट इज इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल? जो आज का राज्यसभा लोकसभा है ना, उस समय को हम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते थे। Despite the united opposition of Indian member, it gave the government enormous power to repress political activity and allow detention of political prisoner without trial for a 2 year। याद रखना 2 साल के लिए सरकार जिसको मर्जी करेगी गिरफ्तार करेगी और जेल में डाल देगी, ना कोई वारंट ना कोई वकील, और तुम वकील कर भी नहीं सकते हो 2 साल तक, नहीं कर सकते हो। महात्मा गांधी वांटेड नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट अगेंस्ट सच अनजस्टिस लॉ which started हड़ताल on 6 अप्रैल 1990। रैलीज were organized in a various cities। रैलीज बनाई गई, लोग स्ट्राइक पे उतरे, लोगों ने दुकान लूट ली, भाई मौका मिलेगा लूटने का ना, लूटपाट करने का। स्ट्राइक, रेलवे को बंद कर दिया। पीपल अलग अलग जगह पे अपना अलग अलग धरना कर रहे हैं। सबसे जो याद रखना था अमृतसर वाला याद रखना है। असल में ना जब ये कानून लगा था तो एक लॉ लगाया गया था, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ में कोई भी ग्रुप में पार्टी नहीं कर सकता है, बैठ नहीं सकता, घूम नहीं सकता है। कोरोना में भी एक लॉ लगाया गया था कि कोई 3 लोग घूम नहीं सकते एक साथ, शायद याद नहीं आ रहा मेरा 10 ऐसा करके था। तो इसी तरह से मार्शल लॉ लगाया गया था। और जब जनरल डायर से पूछा गया ना, तुम देखना एक मूवी उधम सिंह, बहुत अच्छी मूवी है। उधम सिंह में दिखाया गया कैसे जनरल डायर को जाके ये लंदन में मारता है। उधम सिंह क्यों मारता है? उधम सिंह पे जब केस चला, अरे जनरल डायर जब केस चला तो तुमने इतने लोगों को क्यों मार दिया? बोले सर कानून लगा हुआ था कि एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, ये तो हजारों सैकड़ों में इकट्ठा थे, बैसाखी मना रहे थे, तो हमने मार दिया। ये उसने कंक्लूजन दिया था। तो मार्शल लॉ के हिसाब से जनरल डायर जो उस समय थे, कमांडर थे, इन्होंने बोला कि 13 अप्रैल, देखो 6 को कब लगा, 6 तारीख को हड़ताल हुआ, उससे 7 दिन के बाद 13 अप्रैल को जलियांवाला जगह पे सारे सिख मिलते हैं। ये भी बात सही है कि वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटिस्ट भी थे, क्योंकि वो एक तरीका था सबको मिलना। तो बैसाखी का फेयर भी मना रहे थे। जनरल डायर इंटर करता है, सारे एग्जिट पॉइंट को क्लोज करता है और ओपन फायरिंग करता है, जिसमें कई हजारों, ये मूवी तुम देखो ना, उधम सिंह जाके देखना आज, तुम लोग का एकदम वो हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। एकदम रियल बना है सब, एकदम रियल बना है कि कैसे मारा गया। बहुत अच्छी मूवी है, नेटफ्लिक्स से किसी पे है। जब जलियांवाला मैसेकर हुआ तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरे भारत पे पड़ा। सभी ने इसका विरोध किया, सभी ने क्या नाम है, इसके खिलाफ और आंदोलन को तेज कर दिया। ये आंदोलन इतना तेज हो गया, आई डोंट नो आगे यहाँ पे कुछ होगा, एक चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, जला देते हैं, फिर भी चलो पढ़ते हैं इसको कहानी। हाँ, यहाँ से पढ़ते हैं। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन अ वेरियस सिटी, वर्कर वेंट टू स्ट्राइक ऑन द रेलवे वर्कशॉप, शॉप क्लोज डाउन, अलार्म बाय द पॉपुलर अप एंड लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, रेलवे, टेलीग्राफ, ये सब तोड़ ताड़ गया। इंसान मतलब भारतीयों ने सब डैमेज कर दिया। अमृतसर एंड द महात्मा गांधी वॉज, अच्छा गांधी जी को वो लगा दिया गया, बैन लगा दिया कि ये यहाँ पे नहीं आ सकते, या आएंगे तो लोगों को फिर मोबिलाइज करेंगे, आंदोलन करते हैं, तो गांधी जी पे बैन लगा देंगे, तुम नहीं आ सकते, आओगे तो जेल में डाल देंगे। Provoke wide attack on a bank and post office and railway station. Martial was imposed and General Dyer took a command. On 30th April, the infamous Jallianwala Bagh incident took place. On that day, the large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh and some came up to protest against the government new repressive measurement. कुछ लोग आए थे ये रॉबर्ट लाइट के खिलाफ आंदोलन करने और कुछ लोग आए थे फेस्टिवल मनाने।
Being a famous from outside the city, many villages were unaware of the martial law. बहुत लोगों को पता भी नहीं था कि मार्शल लॉ लगा भी है, पता ही नहीं था उनको कि मार्शल लॉ का कोई कानून लगा हुआ है, इम्पोज हुआ है. Dyer entered the area, blocked the exit point, and opened a fire on the crowd and killing 100. He object as he declared letter was क्या है, प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट. अच्छा, उसने बोला कि मैं सबक सिखाना चाहता था कि कोई अगर ब्रिटिश सरकार का कानून नहीं मानेगा तो उसको डर होना चाहिए कि ऐसी कोई घटना घट सकती है. एंड क्रिएट द माइंड ऑफ सत्याग्रही अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑफ. लोग जो सत्याग्रही अपने आप को कह रहे हैं, जो आंदोलन करना चाह रहे हैं, उनके दिमाग में एक डर ऐसा बैठा दिया जाए. ये जनरल डायर ने कोट किया. खिलाफत इशू के बारे में लास्ट पैराग्राफ में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा खिलाफत इशू के बारे में. Has the news of Jallianwala Bagh spread, the crowd took the street in a many North India town and there were a strike and clash with the police attack on government building and the government respond with the brutal. तो सरकार भी कहाँ मानने वाली थी. सरकार ने इतना बुरा किया, सरकार मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, लोगों को इतना मारा कि उनको पकड़कर नाक रगड़ते हुए सड़कों पे लेके गई और उनको ये अंदर भय रह गया कि कहीं भी अगर पुलिस वाला दिख जाए तो तुम्हें सैल्यूट करना है. उस समय का कहानी है. देखो, द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स विद द ब्रूटल रिपर्सन एंड सीकिंग टू ह्यूमिलेटिंग द टेरराइज द पीपल. सत्याग्रही वॉज फोर्स टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड. अब देखो फोटो भी दिया हुआ है, नाक रगड़ना आपको सड़क पे, सड़कों पे रेंग के चलना है और कहीं पुलिस वाले या साहब दिख गए तो आपको सैल्यूट भी मारना है. बहुत सारे लोग तो आज जो पाकिस्तान में गांव है गुंजर वाला, वहाँ भाग के चले गए पंजाब से क्योंकि बम फेंके गए, बहुत सारे बम्बार्डिंग भी हुआ गया. और इतना सारा वायलेंस देखते हुए गांधी जी ने जो आंदोलन शुरू किया था, हड़ताल, उसको बंद कर दिया. क्योंकि गांधी जी का जब भी कुछ होता था ना ऐसे मैसेकर, वो बंद कर देते थे, उनको वायलेंस नहीं चाहिए था. अब गांधी जी बोले अब क्या करें, हड़ताल तो फेल हो गया, रॉयल एक्ट भी फेल हो गया. गांधी जी ने बोला अब एक काम करते हैं, खिलाफत को सपोर्ट करते हैं. खिलाफत को सपोर्ट करके तो फिर से हम एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च कर देंगे. और गांधी जी ने एक खिलाफत कमेटी बनाई गई थी मोहम्मद अली एंड शौकत अली द्वारा बॉम्बे में. कहाँ पे? बॉम्बे में 1919 में. गांधी जी कांग्रेस का एक मीटिंग बुलाते हैं, कहाँ पे? कलकत्ता में. और खिलाफत एंड एनसीएम को दोनों को जोड़ते हैं और एक मास मूवमेंट लॉन्च करते हैं फॉर स्वराज. कहानी सुनना क्या हुआ, रॉयल एक्ट फेल हो गया, मतलब मूवमेंट फेल हो गया. उसके बाद गांधी जी को भी कोई टॉपिक चाहिए था फिर से मूवमेंट लॉन्च करने के लिए, तो ये लोग खिलाफत को सपोर्ट करते हैं. खिलाफत कमेटी बनाई गई थी बॉम्बे में 1919 में. इन दोनों अली ब्रदर्स को गांधी जी बोलते हैं हम सपोर्ट करेंगे, आप हमें सपोर्ट करिए. बोले क्या, हम दोनों मिलकर स्वराज की लड़ाई करते हैं. हम आपका मुद्दा रखेंगे कि खलीफा को आज़ाद कर दो, जेल से बाहर कर दो, आप हमारे लिए लड़ो कि हमें स्वराज चाहिए. दोनों राजी होते हैं और इंडिपेंडेंस, और दोनों राजी होते हैं, कलकत्ता मिलते हैं. और 1922 एक साल बाद 1920 में एनसीएम लॉन्च किया जाता है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट. पढ़ लेते हैं आखिरी पैराग्राफ पे. कह रहा while the revolt सत्याग्रह has been widespread movement, it was still limited mostly to the city and town. कह रहा रिवोल्ट मूवमेंट आंदोलन बहुत अच्छा लॉन्च हुआ लेकिन बहुत फैला नहीं. केवल पढ़े लिखे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, गांव तक नहीं गया, सब ने पार्टिसिपेट नहीं किया. क्यों नहीं किया, नहीं पता होगा, या लोग यूनाइटेड नहीं थे. अब यूनाइट करने की जरूरत है. महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया, बट ही वॉज सर्टन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट बीइंग अ हिंदू मुस्लिम क्लोजर टुगेदर. बोले तब तक हम बड़ी आंदोलन नहीं कर सकते तो हिंदू मुस्लिम एक साथ ना है. गांधी जी का मानना वन वे ऑफ डूइंग दैट कैसे कर सकते हैं, सपोर्ट बाय खिलाफत इशू. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यहाँ खिलाफत इशू के बारे में है, यहाँ से आंसर लिखोगे तो खिलाफत मिल जाएगा. तो फिर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ended the defeat of Ottoman Empire and there was a rumors that harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Empire spiritual head Islamic world Khalifa. एक रूमर था, अफवाह थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारने के बाद ऑटोमन एम्पायर के जो मालिक हैं, मसीहा हैं, उन पर बहुत हार्श ट्रीटी लगाई जाएगी, जेल में डाल देगा, सर वर कलम कर देंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे. The defeat the Khilafat temporarily power, Khilafat committee was formed in Bombay in 1990. A young generation of Muslim leader like brother Muhammad Ali and Shaukat Ali began to discuss the Mahatma Gandhi about the possibility of united mass action on the issue. Gandhi saw this opportunity to bring Muslim under the umbrella मतलब इन्होंने बोला कि अगर हम हिंदू मुस्लिम के साथ ले तो एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च हो जाएगा एक छत के नीचे. ये फ्रेज है, अम्ब्रेला, अंडर द अम्ब्रेला.
एंड एट द कलकत्ता सेशन, याद रखिएगा, यहाँ से एमसीक्यू याद रहेगा, खिलाफत इसी को कब अडॉप्ट किया गया, कब लागू किया गया है। तो कांग्रेस का सेशन, जब मीटिंग होती है उसको सेशन बोलते थे, बहुत सारे सेशन हुए थे। तो कांग्रेस कलकत्ता मिलती है, वहाँ मीटिंग होता है और मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि ठीक है वी आर सपोर्टिंग खिलाफत एंड खिलाफत सपोर्टिंग स्वराज, और यहाँ से आपका एनसीएम मूवमेंट लॉन्च होता है। सवाल है वाई एनसीएम? गांधी जी की एक किताब थी, ये पूछा जाता है, हिंद स्वराज। गांधी जी ने किताब लिखी थी हिंद स्वराज, कब लिखी थी? 1909 में, 1909 में लिखी थी। उसमें एक बात लिखी थी कि ये अंग्रेज भारत में इसलिए हैं क्योंकि हम इनके लिए काम कर रहे हैं, हम काम करना बंद कर दें ये अपने आप चले जाएंगे। इसी बात को लोगों को समझाने के लिए एनसीएम लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो अभी इतना ही रोकते हैं। आंसर